बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी। 12th लेक्चर हैं, 11 लेक्चर ऑलरेडी मैं डिलीवर कर चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है क्रिमिनोलॉजी के नाम से। और क्रिमिनोलॉजी एज़ यू नो आपके सीएसएस और पीएमएस में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये 100 मार्क्स का होता है और आज इसका हम दूसरा पार्ट कवर करने वाले हैं। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट से 20 नंबर्स, दूसरे पार्ट से 20 और तीसरे से 20 और इसी तरह चौथे से भी 20 और जो लास्ट 20 नंबर्स होते हैं वो जो हैं आपके एमसीक्यूज़ होते हैं। सो अगर आप लोगों ने क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल रखना है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सो आज का जो टॉपिक है वो है द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये पार्ट 2 का आखिरी लेक्चर है। पार्ट 3 पर हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या है, एक हमने पढ़ा था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, जुवेनाइल से मुराद ये है जहाँ पे बच्चों की डिस्कशन होती है, मतलब कोई बच्चा क्राइम करता है तो उसको कैसे डील करना है कोर्ट वगैरह ने, या उसको किस तरह इंसाफ देना है। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी बहुत इजी होगा और आप लोगों ने सुना भी है कि कोई बड़ा जब क्राइम करता है, मींस जिसकी एज ज़्यादा हो, सपोज़ 25 हो, 24 हो या उससे भी अबव हो, तो उनके लिए क्या सिस्टम है, कौन कौन से लॉज हैं और क्या क्या रोल है दूसरे जो एजेंसीज़ वगैरह है उनका, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें मैं डिस्कस करूँगा पुलिस एंड इट्स रोल, ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ ऑफेंडर्स जिसमें एजेंसीज़, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज़। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स यानी उसका प्रोसीजर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है उनके, रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर, क्या क्या रोल है प्रोसिक्यूटर्स के, प्रिजन्स, प्रोबेशन एंड पैरोल। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज आई यू नो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आज जो लास्ट पार्ट है वो हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें ये जितने भी पार्ट्स ये सारे हम कवर करेंगे। ये तो ऑलरेडी मैं आपको पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ। और साथ में ये भी कवर करेंगे पुनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, जिसमें ये कंसेप्ट है कॉर्पोरल पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। The criminal justice system is a network of organization, institutions and practices designed to maintain social order। देखो, एक जो जस्टिस सिस्टम होता है, ये जो कोर्ट्स वगैरह है, ये क्यों बनाए जाते हैं? ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो कानून बनाए गए हैं उनको मेंटेन किया जा सके, उनकी कोई वायलेशन ना हो। अगर कोई वायलेट करता है, उसको ब्रेक करता है, तो उसके लिए सज़ाएँ होती हैं। और सज़ाएँ कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली कोर्ट वगैरह देती है, ताकि ऑर्डर जो है सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। डिटर एंड मिटिगेट क्राइम एंड सेंक्शंस दोज हु वायलेट लॉज विद क्रिमिनल पेनल्टीज़, यानी उनको जो है जो वायलेट करते हैं लॉज को, उनको जो है पेनल्टीज़ देना, इट मीन्स सज़ाएँ देना। एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स, और समटाइम्स आपने देखा होगा कि किसी ऐसे मुजरिम को जो है रिहा भी किया जाता है, हालांकि उसका पहली दफ़ा क्राइम होता है, लेकिन जज से वो अपील करता है कि भाई मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा, मुझे मौका दिया जाए। इसके लिए भी आगे हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रोबेशन ऑफिसर का क्या रोल है। ठीक है, प्रोबेशन क्या है, बेल क्या है, ये सारी चीज़ें। ये तो कुछ चीज़ें मैं आपको पहले पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी ये चीज़ें कवर होंगी, इसमें हम डिटेल में जाएंगे। इट टाइपिकली कंप्राइजेस 3 मेन कंपोनेंट्स। कहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक पुलिस है। पुलिस का रोल आप सबको पता है क्या है, कि जहाँ पे क्राइम हो, जहाँ पे जुर्म होते हैं उसको कंट्रोल करना, या जो करते हैं उनको गिरफ़्तार करना, फिर उसको जो है अदालत वगैरह लाना। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? पुलिस। ठीक है, आप जैसे ये थाने वगैरह बने हैं, जेल्स वगैरह बने हैं, ये किस लिए बने? ताकि लोगों को जो है सही रास्ते पे लाया जाए, मतलब जो क्राइम्स वगैरह करते हैं उनको उसमें जेल में रखा जाए। कोर्ट्स क्यों बनाए गए हैं? सपोज़ पुलिस ने किसी को गिरफ़्तार किया, भाई उसने अपील की कि भाई मुझे क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है, मैंने तो कुछ किया नहीं है। कोई पावरफुल बंदा है, वो कहता है कि भाई मैं तो फिर भी निकल आऊँगा, तो उसके लिए फिर कोर्ट्स होते हैं। कोर्ट्स में जो है वकील, आपको पता है उसका एक सिस्टम होता है। ठीक है, केस लड़े जाते हैं कि भाई ये जो है मेरा क्लाइंट है, दूसरा कहता है मेरा क्लाइंट है। तो इस तरह ऑब्वियसली फिर क्या होता है, जब किसी की जीत होती है और किसी की हार होती है। बाकी आप सबको पता है कि जस्टिस सिस्टम जो है ये हर मुल्क का ऑब्वियसली
कुछ ममालिक में बड़ा वीक होता है और कुछ में बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर हम टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। एंड करेक्शन से मुराद ये है जैसे प्रिजन्स वगैरह में डालना। सपोज़ किसी ने क्राइम किया, उस पर साबित हुआ कि भाई तुमने ये काम किया, तो उसे जेल में रखा जाता है, ठीक है। प्रोबेशन का कंसेप्ट क्या है? प्रोबेशन मीन्स जब किसी को आप मतलब जैसे मैंने बताया ना कि जज से अपील की जाती है कि भाई आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, तो उसे रिहा किया जाता है। रिहा करने से मुराद नहीं कि उसे मुकम्मल तौर पे आज़ाद किया जाता है, बल्कि उसके पीछे प्रोबेशन ऑफिसर को लगाया जाता है। प्रोबेशन ऑफिसर क्या है? ये भी एपीएससी के थ्रू आते हैं, 16-17 ग्रेड के होते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है? जो क्रिमिनल रिहा होता है उसको देखते हैं कि भाई वो सोसाइटी में क्या कर रहा है, लोगों से किस तरह मिल रहा है और घर वालों के साथ उसका रवैया कैसा है। सपोज़ अगर स्कूल है तो स्कूल जाता है, सपोज़ बच्चा है उसने कोई क्राइम किया, प्रोबेशन पे केस पे उसमें रिहा किया जाता है, तो टीचरों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर है, और लोगों के साथ वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोबेशन में आती है। कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है? सबसे पहले है लॉ इन्फोर्समेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जिसमें पुलिस का जिक्र आता है। फिर एडजेक्शन है, ये कोर्ट सिस्टम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये पूरे एक लाइन्स है, ठीक है। उसके बाद है करेक्शंस, ये जो प्रिजन्स वगैरह है, जेल्स वगैरह, ये उस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें तीनों पॉइंट्स मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ, बाकी ये थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मकासद क्या है, ठीक है। डिटरेंस, प्रिवेंटिंग क्राइम थ्रू द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, यानी क्राइम को रोकना। इनका मकसद क्या है? कोर्ट्स वगैरह का मकसद क्या है कि भाई क्राइम्स को रोका जाए, ठीक है। प्रिवेंट मीन बाज रखना, ठीक है, ताकि उन्हें सज़ा दी जाए जब कोई क्राइम करता है। रिट्रीब्यूशन, इंश्योरिंग ऑफेंडर्स रिसीव जस्ट पनिशमेंट फॉर देयर क्राइम्स, यानी इसका मतलब ये है कि जब ओबियसली अब हर किसी को तो जेल में नहीं रख सकते, जो क्राइम करता है उसी को जेल में रखा जाएगा। उसके बाद है रिहेबिलिटेशन, रिफॉर्मिंग ऑफेंडर्स सो दे कैन री इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी। समटाइम्स जेल में इसलिए भी रखा जाता है ताकि वो उसको रिफॉर्म किया जा सके। रिफॉर्म से मुराद ताकि उसे एहसास हो कि भाई दोबारा तुमने ये काम नहीं करना है, अगर करोगे तो दोबारा तुम इसी जगह पे आओगे, इसी सलाखों के पीछे आओगे। और इससे क्या होगा, उसका दिमाग जो है मतलब ठिकाने लग जाता है कि यार आज अगर मैं आज यहाँ हूँ, कल को अगर दोबारा निकलूँगा तो दोबारा ये काम करूँगा, दूसरा ये क्राइम वगैरह करूँगा, तो फिर मुझे यहाँ आना होगा। तो इसलिए एक किस्म का एहसास दिलाते हैं जो कोर्ट्स वगैरह है कि भाई तुमने ये काम नहीं करना है। इनकैप्सिटेशन, प्रोटेक्टिंग सोसाइटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग ऑफेंडर्स एबिलिटी टू कमिट फर्दर क्राइम्स, ठीक है, ये भी उसी कंसेप्ट है कि जेल में इसलिए भी रखा जाता है ताकि वो दोबारा क्राइम ना कर सके। रिस्टोरेशन, एड्रेसिंग द हार्म कॉज्ड विक्टिम्स एंड कम्युनिटीज़ ऑफन थ्रू रिस्टिट्यूशन एंड रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रोसेस, और कंपेंसेशन टू विक्टिम्स, जिसको हम दियत कहते हैं, ठीक है। सपोज़ किसी ने क्राइम किया है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे साइड पे हुआ था कि एक बच्चे को जो है कार वगैरह से मारा गया था, ठीक है, मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब जो जिन्होंने मारा था, उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था, वो भागे नहीं वहाँ से, बल्कि उन्होंने जो है उल्टा उनके घर आए और उनसे माफ़ी मांगी, पैसे वगैरह दिए, पैसे वगैरह देने थे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। जो जिनकी फैमिली में जो लड़का जिसकी डेथ हुई थी, उसके फादर ने वो पैसे एक्सेप्ट नहीं किए। तो इसका कंसेप्ट क्या है? इसको हम दियत कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके थ्रू भी आप जो फ़ैसले हैं वो कर सकते हैं, मतलब वो जो मामला है, कोई भी केस वगैरह, उसको रफ़ा दफ़ा कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपके गांव में सब जगहों पे होता होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में होता है ये चीज़ें, दियत वगैरह, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम्स क्या है और प्रोसीजर क्या है ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सीजीएस, ठीक है। हमने पुलिस को डिस्कस किया, कोर्ट्स को डिस्कस किया, करेक्शंस को डिस्कस किया। अब इसके प्रोसीजर क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी चीज़ें अब देखते हैं। सबसे पहले हमने लॉ इन्फोर्समेंट की बात की, यानी पुलिस। पुलिस का क्या काम है, सब प्रोसीजर क्या है? पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है, गैदरिंग एविडेंस, इंटरव्यूइंग विटनेसेस एंड आइडेंटिफाइंग सस्पेक्ट्स, ये इसका काम है। दूसरा पॉइंट है अरेस्ट, अप्रिहेंडिंग सस्पेक्ट्स बेस्ड ऑन प्रोबेबल कॉज, ठीक है, किसी को तब अरेस्ट किया जाता है जब उसको शक हो कि भाई इसने ये काम किया, इसने ये क्राइम किया। बुकिंग, रिकॉर्डिंग द अरेस्ट, टेकिंग फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें जो है पुलिस का काम होता है। ये तो बहुत इजी है यार, ये तो प्रोसीजर है, आप सबको पता है पुलिस क्या क्या करती है। जब आपके मोहल्ले में कोई क्राइम करता है तो आपको इजीली पता चल जाता है
पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, आई विटनेसेस होते हैं, फिर उसके बाद लोगों से तफ्तीश होती है। ये सारा प्रोसेस पुलिस का होता है। इंटरोगेशन देखो वर्ड यूज़ हुआ है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ द पुलिस। पुलिस के क्या फंक्शंस हैं? लॉ इन्फोर्समेंट, क्राइम प्रिवेंशन, पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पांस, ट्रैफिक कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन, कम्युनिटी सर्विस, प्रोटेक्टिंग राइट्स। ये सारे क्या है पुलिस की फंक्शंस हैं, मतलब ये काम इन्होंने करने हैं। अब ये आप लोगों ने ख़ुद पढ़ना है, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है नोट, ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस सेक्शन 4 ऑफ पब्लिक ऑर्डर 2002। इस डॉक्यूमेंट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, गूगल पे है, अगर आपने पुलिस के बारे में और भी जानना है, वरना ये भी बहुत है। प्रॉब्लम्स क्या है पुलिस के? इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आप सबको पता है कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लाइक कॉपरेट नहीं करते लोग, क्यों नफ़रत करते हैं इनसे? जैसे एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स, अपनी फ़ोर्स का गलत यूज़ करते हैं, ठीक है, ये तो आप सबको पता है। रेशियल प्रोफाइलिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये नस्ल परस्ती भी करते हैं। सपोज़ कोई ऐसे कास्ट का बंदा है या कोई दूसरे सूबे का है, कोई दूसरे सूबे जाता है, तो समटाइम्स पुलिस वाले, आपके सामने बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखी होंगी आपने, तो ये चीज़ें क्यों होती है? ये भी पुलिस की का जो है रोल होता है, मींस इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इनकी कोई जिम्मेदार, मतलब लेक है इनकी अकाउंटेबिलिटी में। करप्शन बहुत ज़्यादा करते, कितना करप्ट होते हैं यार। उसके बाद है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी इनके होते हैं, ठीक है, कोई किस चीज़ का मरीज़ होगा, कोई किस चीज़ का मरीज़ होगा। पब्लिक मिसट्रस्ट, आवाम इस पे भरोसा ही नहीं करती, ठीक है, आपने देखा होगा। रिसोर्सेज लिमिटेशंस, इनके रिसोर्सेज बहुत कम हैं, अब अल्लाह जाने कम है ज़्यादा है, लेकिन ये भी जाए तो फिर इन्होंने भी कौन से जो है दरख्त उखाड़ने हैं, उसी तरह ही रहेंगे। स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, ट्रेनिंग डिफिशेंसी, यानी इनको ट्रेनिंग जो है कहते हैं बहुत सुस्त होती है, इसीलिए भी ये लोग भी कहते हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा बलूचिस्तान में, आई थिंक इनको जो पुलिस थी वो फ़ौज के हवाले की थी इन्होंने, उनको ट्रेन करने के लिए, तो वो फिर इसी तरह उनके हालात हैं। इनएडिक्वेट और आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट फेल टू प्रिपेयर ऑफिसर्स एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। कम्युनिटी रिलेशंस है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसी तरह और क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है पुलिस का काम है। उसके बाद है, ये तो पहला पॉइंट हो गया पुलिस का, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट का, जिसमें हमने प्रोसीजर डिस्कस किया, जब कोई क्राइम करता है तो क्या प्रोसीजर होता है, इनके प्रॉब्लम्स क्या है, फंक्शंस क्या है। अब दूसरे नंबर पे है जुडिशरी, यानी कोर्ट्स, जिसको हम एजेक्शन भी कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? द डिपेंडेंट इज फॉर्मली चार्ज्ड एंड इंटर्स अ प्ले गिल्टी, नॉट गिल्टी और नो कंटेस्ट, ठीक है, मतलब जो सज़ा दी जाती है वो इस बेस पे दी जाती है कि भाई जो सामने बंदे को लाया जा रहा है क्या वो मुजरिम है, नहीं है, सज़ा देनी है, नहीं देनी, ये कोर्ट डिसाइड करती है। प्रिट्रेरियल मोशंस, बोथ पार्टीज़ में फाइल मोशंस, अब ये वकीलों का काम है। एक पार्टी कहती है भाई ये इसको जो है इसने कुछ नहीं किया, दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं भाई ये मुलजिम है, इसने सब कुछ किया है, तो मतलब दो वकील आपस में टकराते हैं। Jury selection, if applicable, a jury is selected through a process called voir dire, where potential juries are questioned to ensure impartiality. jury का सिस्टम भी होता है समटाइम्स। इसी तरह ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये भी बहुत इजी है कि क्या किस तरह जो है स्टार्ट लेनी है। जो प्रोसिक्यूटर्स वगैरह होते हैं, प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूशन मीन्स सरकारी जो वकील होते हैं, ठीक है। फिर इस तरह प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, वो भी केसेस वगैरह पे डिपेंड करता है, मतलब एविडेंस लाने होंगे, प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूटर ने अपने केस के जो है एविडेंस लाने होंगे। इस तरह जो डिफेंस हैं, डिफेंस केस वाले हैं, यानी जिनके लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने जो है क्या कहते हैं मतलब एविडेंस वगैरह लाने। क्रॉस एग्जामिनेशन, ईच साइड हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन द अपोजिंग साइड्स विटनेसेस टू चैलेंज देयर क्रेडिबिलिटी एंड टेस्टिमोनी। ये तो सारे इजी है यार, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है ही नहीं। ज्यूरी डिलिब्रेशन है, फिर यहाँ पे मैंने देखो शॉर्ट एक्सप्लेन भी किया है। इसी तरह वर्डिक्ट है, सेंटेंसिंग है, सेंटेंसिंग से मुराद उसे सज़ा देनी है या नहीं देनी, अपील है, ठीक है। उसी तरह प्रॉब्लम्स, इसको डिस्कस करते थोड़े बहुत। डिलेज, कोर्ट्स बैकलॉग्स कैन लीव टू प्रोलॉन्ग ट्रायल्स अफेक्टिंग द टाइमनेस ऑफ जस्टिस। अब कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 मिलियन केसेस जो है वो पेंडिंग पे है। इट मीन्स देर करते हैं। अगर टू बी ऑनेस्ट, मेरे कुछ वकील दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा कि यार एक केस आप लोग एक दिन में भी निपटा सकते हो, जज को पता होता है कौन मुजरिम है कौन नहीं है, तो वो कहते हैं कि
वकील ने भी कमाना होता है, जज ने भी कुछ ना कुछ वकील के लिए करना होता है, ठीक है। ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये वही सिस्टम है कि जैसे 3 मिलियन यानी 30 लाख, ठीक है। 30 लाख केसेज जो है वो पेंडिंग पे। इसी तरह इंडिया में अगर आपने वो एक मूवी देखी थी, आई थिंक क्या नाम था, LLB 2 LLB 1, आई थिंक अक्षय कुमार की मूवी, उसको देख लीजिएगा। उसमें भी वो बताते हैं, आई थिंक 3 करोड़ के 4 करोड़ केसेस बता रहे हैं कि वहाँ पे वो पेंडिंग है। पाकिस्तान में फिर क्या है, सिर्फ 30 लाख है। अब शायद ज़्यादा होंगे, देख लीजिएगा, नई फिगर आई होगी। इस तरह बायस हैं, क्या है बायस, इम्प्लिसिट बायसेस अमंग जूरिस, जजेस एंड अटॉर्नीज़, यानी एक दूसरे का साथ तहासुब भी होता है, उस बेस पे भी इसीलिए केस जल्दी नहीं निपटाते। इनएडिक्यूट डिफेंस, पब्लिक डिफेंडर्स ओपन फेस हैवी, सबसे ज़्यादा कौन जो है इफ़ेक्ट होते हैं, पब्लिक, वो बेचारों ने पे करने होते हैं। अब कोई इनको ये नहीं पता कि कोई गरीब होगा, किसी के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन बस केस में आगे अब वकील है और जज हैं, वो सब कुछ निपटा रहे होते हैं। इसी तरह जूरी डायनामिक्स, जूरी सिलेक्शन एंड डिलिब्रेशन प्रोसेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लीडिंग टू इनकंसिस्टेंट वर्डिक्ट्स। इसी तरह पब्लिक प्रेशर है, क्या है, मीडिया कवरेज एंड पब्लिक ओपिनियन कैन क्रिएट प्रेशर दैट इन्फ्लुएंसेस ट्रायल आउटकम्स एंड जूरी डिसीजन। कहते हैं मीडिया का भी एक रोल होना चाहिए, मतलब मीडिया भी अगर चाहे तो इनको जो है फोर्स कर सकती है ताकि केस का जो फैसला है वो जल्दी हो सके। इनसफिशेंट एविडेंस होते हैं, ठीक है। इस तरह इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, शॉर्टेज ऑफ जजेस है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह करप्शन मोस्टली इन लोवेस्ट रैंक्स, कहते हैं ये जो कोर्ट का सिस्टम है यहाँ पे भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। जजेस की भी कमी है, इसी तरह करप्शन है। जैसे 6th मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, पाकिस्तान की बात हो रही है कि 6th मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट जो है वो कौन सा है, सुप्रीम, ये जो कोर्ट्स वगैरह है। आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क, बहुत पुराना फ्रेमवर्क है इनका, लीगल फ्रेमवर्क है। इसी तरह फॉर्मल एजेंसीज़ टू कंट्रोल क्राइम, फॉर्मल एजेंसीज़ ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फॉर्मल एजेंसीज़ वो होती हैं जो सरकारी तौर पे मतलब बनी होती है, जिन्होंने क्राइम को कंट्रोल करना होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, पुलिस है। पुलिस किसकी है, ऑब्वियसली ना मेरी है ना आपकी है, सरकार की होती है। जुडिशरी किसकी है, सरकार की तरफ से है, ठीक है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसकी है, सरकार की है, FIA जिसे हम कहते हैं। नेव किसकी है, सरकार की है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स किसकी है, ANF सरकार की है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ISI IB, ठीक है, ये सारी जो है सरकार की है। तो इन्होंने जो है क्राइम्स को कंट्रोल करना, तो ये फॉर्मल एजेंसीज़ में आते हैं। फिर इसी तरह प्रोसिक्यूशन सर्विसेज है, कस्टम्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी है, प्रिजन सर्विसेज, मतलब इन्होंने जो है जैसे बॉर्डर वगैरह पे सिस्टम है कि कोई स्मगलिंग ना करे, किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए, ये वो फला फला, तो ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मल एजेंसीज़ का काम है। उसके बाद इनफॉर्मल एजेंसीज़ टू कंट्रोल क्राइम, जिसमें आपके कम्युनिटी वॉच प्रोग्राम्स हैं, कोई प्रोग्राम वगैरह रखे जाते हैं कि भाई किस तरह क्राइम से बचना है, ये क्राइम नहीं करना। जरगाज़ वगैरह होते हैं, ये पंचायत पंजाब में होती है जरगाज़, पश्तून कबाइल के हैं, ठीक है, पठानों में होती है। और इसी तरह रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। इसी तरह नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं। इनका काम क्या है, क्राइम को कंट्रोल करना, ठीक है। इसी तरह मीडिया है, नाइबरहुड है, ठीक है, नाइबरहुड एसोसिएशंस हैं। इसी तरह फैमिली एंड फेयर ग्रुप्स है, स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है। इन सब का काम क्या है, क्राइम को कंट्रोल करना। अब ये तो ऑब्वियसली हो गया था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब आते हैं एक और कंसेप्ट, प्रोबेशन। प्रोबेशन का क्या मतलब है, प्रोबेशन मीन्स द एक्ट ऑफ टेस्टिंग। प्रोबेशन का मतलब है टेस्ट करना। टेस्ट करने से मुराद ये है कि सपोज़ जैसे यहाँ पे मैंने मीनिंग, अच्छा ये पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। मतलब आपने सिर्फ अभी ये समझना है कि लिटरल मीनिंग जो है इसका, द एक्ट ऑफ टेस्टिंग। Probation is a legal status where a person convicted of a crime serves their sentences under supervision in the community rather than in prison. It typically involves conditions set by the court such as regular meetings with the probation officer, maintaining employment, attending counseling and rehabilitation programs, and avoiding further legal trouble. The aim of probation is to rehabilitate the individual while allowing them टू रिमेन इन सोसाइटी विद द एंड। चलो सिंपल इसका समझते हैं। प्रोबेशन का मतलब ये है जब आप कोई क्राइम करते हैं तो कोर्ट या जो जज है वो आपको रिहा करता है,
अब आप सोच रहे हैं कि भाई किसी ने क्राइम किया, जज उसे कैसे रिहा कर लेता है। देखो, एक बंदा है, उसने पहली दफ़ा क्राइम किया, कोई बड़ा क्राइम नहीं होता, सपोज़ उसने ड्रिंकिंग की है, स्मगलिंग की है, ठीक है, तो कोई मतलब वायलेट किया है किसी लॉ को। अब जज जो है उसे रिहा नहीं कर, मतलब उसे रिहा करती है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इस बेस पे रिहा करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर तुम रिहा होंगे तो तुमने उसी सोसाइटी के अंदर रहना है, वहाँ से भागना नहीं है। एक ऑफिसर जो है मुकर्रर किया जाता है जिसको हम प्रोबेशन ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर का काम क्या है? उस बंदे के पीछे जाना, ठीक है, जिसको जज ने रिहा किया, जिसको अदालत ने रिहा की होती है, उसके पीछे जाना, उसका लोगों से मिलना, किन लोगों से वो लड़का मिलता है, स्कूल में उसकी पोजीशन क्या है, अगर बच्चा है उसने वो क्राइम किया है तो टीचरों के साथ उसका रवैया कैसा है, ठीक है, घर वालों के साथ उसका रवैया कैसा है, लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, ये सारे रिपोर्ट्स फिर कौन देता है? प्रोबेशन ऑफिसर देता है। सो ये चीज़ आप लोगों को समझ आनी चाहिए। और प्रोबेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि किसी को मतलब टेस्ट करना, ऑब्ज़र्व करना। और रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर बाय द जज इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम टू द, ये उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है प्रोबेशन की, ठीक है, कि रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर बाय द जज इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम टू द जेल दैट द ऑफेंडर विल मेम हिज वे टू बिकम अ हेल्थी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ताकि वो एक मतलब एक अच्छा इंसान बन सके, ठीक है। अगर आप, अब ये एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने नोट करनी है, प्रोबेशन हर किसी को नहीं दी जा सकती। सपोज़ कोई कत्ल करता है तो उस कत्ल पे तो उसको प्रोबेशन नहीं मिलती, मतलब उसे रिहा तो नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ जो माइनर केसेस होते हैं ना, जैसे शराब पीना, ठीक है, दूसरे जो गाड़ी स्पीड से चलाना, ये उस पे दी जाती है। अब इसकी ओरिजिन और हिस्ट्री क्या है? The concept of probation has its root in the practice of judicial reprieve in English law during the early 19th century. इसकी जो हिस्ट्री वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट होती है। जुडिशल reprieve allowed judges to suspend the execution of a sentence to give the offender time to demonstrate good behavior. मतलब उन्होंने कहा कि भाई इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्या पता वो एक अच्छा बिहेवियर, यानी एक अच्छा मतलब अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कर दे। The modern system of probation began in the United States in the mid 19th century. यूनाइटेड स्टेट्स से इसका आगाज़ होता है 19th सेंचुरी में। जॉन अगस्टस, a Boston shoemaker, is often credited as the father of probation. अच्छा, ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे 2024 के MCQs में आया था पेपर में जो है CSS का था कि हु इज़ द फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ प्रोबेशन, तो आपका आंसर क्या होगा? जॉन अगस्टस इज़ ओपन एज कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्रोबेशन इन 1841। अब यहाँ पे इसकी एक स्टोरी बताई गई है कि इसने क्या किया था, मतलब इसके क्लाइंट वगैरह की। 1841 अगस्टस प्रोसिक्यूटेड क्रेडिट एज द जज टू रिलीज एन ऑफेंडर चार्ज ऑफ ड्रिंकिंग। इसने जज से अपील किया था, क्या नाम था, जॉन अगस्टस ने। जॉन अगस्टस ने जज से अपील किया था कि भाई एक जो बंदा है उसने ड्रिंकिंग की है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, इसको जो है जेल में रखने की वजह से रिहा किया जाए। अब वो क्या से इसने किस तरह किया था? इनटू हिज कस्टडी इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम टू प्रिजन। उसने कब आया था कि ये मेरे कस्टडी में रहेगा, मतलब इसको जो है आप रिहा करें, ये मेरे कस्टडी में रहेगा, ये दोबारा ये जो ड्रिंकिंग वगैरह ये नहीं करेगा। Augustus supervised the offender, helped him find work and supported his rehabilitation efforts. अब वो इस चीज़ में कामयाब हुआ। कामयाब किस तरह हुआ? उस लड़के ने दोबारा कभी शराब नहीं पी या ड्रिंकिंग वगैरह नहीं की, ठीक है, और इस तरह जो है जो हमारे राइटर थे जॉन अगस्टस, वो जो है इस चीज़ में कामयाब हो गए। तो फिर इसको क्या नाम दिया गया था? प्रोबेशन, ठीक है। इसी तरह मैसाचुसेट्स वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट प्रोबेशन एज एन ऑफिशियल पार्ट ऑफ इट्स क्रिमिनल जस्टिस इन 1878। और इसी तरह इसके बारे में आप ये भी पढ़ लीजिएगा, लॉ एंड जस्टिस कमीशन रिपोर्ट 2016 पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद है लॉ प्रोबेशन ऑफेंडर्स ऑफ ऑर्डिनेंस 1960, ठीक है, ये एक ऑर्डिनेंस था 1960 का। इसमें क्या है? दिस इज़ एन ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज एन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन इन सर्टन केसेस। अच्छा, इस्लाम में ये बताया गया कि भाई जो कोई ऑफेंडर है, कोई मुजरिम है, उसको आप प्रोबेशन के बेस पे रिहा कर सकते हैं,
ठीक है। इसकी जो डेट है वो जुलाई 1 1961 फॉर द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये वेस्ट पाकिस्तान के लिए बना था। द लॉ वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान एंड इट्स स्टिल इन फोर्स, और ये अब भी मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है इस लॉ को, ठीक है। इसी तरह हु कैन अवॉर्ड, अब प्रोबेशन कौन दे सकता है? मैं दे सकता हूँ, कोई और दे सकता है, गांव का बंदा? नो, प्रोबेशन 3 लोग देते हैं। हाई कोर्ट्स वगैरह देते हैं, सेशन कोर्ट्स देते हैं और मजिस्ट्रेट्स देते हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या है, ये इसके कंडीशंस है, पढ़ लीजिएगा कि प्रोबेशन किस शराइत पे दी जाती है। जैसे मैं आपको पहला पॉइंट समझाता हूँ, बाकी भी बहुत ईजी है, इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट टाइम ओफेंडर नॉट गिवन इन लॉ बट इवॉल्व ट्रेडिशनली, मतलब पहला मुजरिम होगा, ठीक है, जो फर्स्ट लाइक नॉट गिवन इन द लॉ बट इवॉल्व ट्रेडिशनली, ठीक है। मतलब पहला मुजरिम का, उसने पहला जुर्म किया होगा, तब उसको दी जा सकती है, अगर माइनर क्राइम हो, बड़ा क्राइम हो तो नहीं। इसी तरह नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स फॉर मेल ऑफेंडर्स, कहते हैं जिसने कत्ल किया हो उसके लिए ये चीज़ नहीं है। इसी तरह अगर किसी फीमेल ने कत्ल किया तो उसके लिए भी ये नहीं है, ठीक है। सबमिशंस ऑफ बॉन्ड्स टू द इफेक्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग नॉट रिपीटिंग द ऑफेंस, और मतलब उसके लिए ये शराइत रखी जाती है कि भाई अगर तुम्हें रिहा भी किया जाता है तो तुमने ये दोबारा नहीं करना है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, 3-4 ऑब्जेक्टिव्स है, इसको पढ़ लीजिएगा। ड्यूटीज़ बताई गई है प्रोबेशन ऑफिसर की। अच्छा, ये जो डिप्रोबेशन का कंसेप्ट ये मैं आई थिंक 10th लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ कि 11th लेक्चर में, क्योंकि आज 12th है ना, 11th है कि 10th लेक्चर में मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। फिर भी ये वहाँ पे मैंने दोबारा लिखे ताकि आप लोगों को और कंसेप्ट क्लियर हो। पैरोल, पैरोल क्या है? एक तो प्रोबेशन है, एक पैरोल है, इन दोनों को समझो। अब पैरोल क्या है? द कंडीशन रिलीज ऑफ प्रिजनर बिफोर द completion of their sentencing, allowing them to serve the remainder of their term under supervision in the community. The decision to grant parole is typically made by a parole board based on factors such as the inmate's behavior in prison, the nature of the original offense, and the perceived risk to public safety. देखो, पैरोल क्या है? ये एक हम जैसे हम कह सकते हैं टेम्पररी किसी को रिलीज़ करना प्रिजन से, यानी जेल से किसी को अर्जी तौर पे रिलीज़ करना। who goes to certain conditions before completion of sentence. It is based upon reforming theory and administrative function. The convict is known as parolee, ठीक है। मतलब एक बंदा है, जेल में है, उसे अर्जी तौर पे रिहा करना। अब वो अर्जी तौर पे क्यों रिहा किया जाता है, इसको समझते हैं। उसकी सबसे पहली वजह, इसके फिर हम जो टाइप्स है उस पर समझेंगे कि उसको क्यों रिहा किया जाता है। अब इसकी तरह थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। द गुड कंडक्ट प्रिजनर्स प्रोबेशनल रिलीज़ एक्ट, ये 1926 की है, लॉ इन पाकिस्तान, ठीक है। ये इसको पढ़ लीजिएगा, इजी है, ठीक है। उसी तरह अब इसके टाइप्स में हम ये समझ लेंगे कि पैरोल जो है, यानी किसको जो है अर्जी तौर पे रिहा किया जा सकता है। Custody parole, sometimes referred to as emergency parole or compassionate parole, is a temporary release granted to an inmate for specific urgent responses. Example, medical emergencies, family emergencies. मतलब कोई बंदा बीमार है जेल में तो उसे कुछ अर्जी तौर पे उसे रिहा किया जाता है, मतलब किस लिए? ताकि उसका हॉस्पिटल ले जाया जा सके, तो ये कस्टडी पैरोल है। इसी तरह फैमिली इमरजेंसी, फैमिली में किसी की डेथ होती है तो उसको रिहा किया जाता है, ठीक है, अर्जी तौर पे। कितने? 6 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, फिर दोबारा उसे जेल में रखा जाता है। इसी तरह रेगुलर पैरोल, रेगुलर पैरोल रेफर्स टू द कंडीशनल रिलीज ऑफ एन इनएमिनेट फ्रॉम प्रिजन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर सेंटेंस under the supervision of a parole officer. It is typically granted by a parole board based on the inmate rehabilitation. इसका भी कंसेप्ट बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। जैसे इसमें भी बताया गया है कि रेगुलर जो है मतलब रिलीज फॉर सर्टन टाइम ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस, इट इज़ लाइक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 ईयर इन प्रिजन। अच्छा, इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, मतलब जो रेगुलर पैरोल है। सपोज़ रेगुलर पैरोल भी एक किस्म का जैसे किसी को रिहा करना, लेकिन इसके कुछ शराइत क्या हैं? शराइत क्या है कि जो प्रिजनर है वो ऑलरेडी 1 साल जेल में रहा हो, ठीक है, उसका अच्छा बिहेवियर हो पुलिस वालों के साथ, मतलब जो जेल के अमला है, स्टाफ वगैरह है, उनके साथ उसका बिहेवियर अच्छा हो, तभी उसे जो है रिहा किया जाएगा टेम्पररी तौर पे। उसके बाद क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एंड फ्रेश पैरोल शुड नॉट बी लेस दैन 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये इस बेस पे जो है उसे रिहा किया जा सकता है।
उसके बाद है एलिजिबिलिटी फॉर पैरोल लाइसेंस। ये क्या है, इसमें बताया गया है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अवॉर्डेड अप टू 2 years of punishment after 1.5 years, or of less than 21 years of age imprisonment up to 14 years, 1/3 of imprisonment। इसी तरह लाइफ इम्प्रिजनमेंट मोर देन 14 years, 10 years। ठीक है, मतलब कुछ शराइत हैं, एलिजिबिलिटी हैं, पाकिस्तान की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये आप लोगों ने खुद समझना है। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस मैं आपको कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे बताया था कि गुड कंडक्ट होना चाहिए। गुड कंडक्ट से मुराद ये है कि उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तो ऑफेंडर इज़ नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम कन्विक्शन, मतलब उसे रिहा नहीं किया जाता, उसे सिर्फ अर्जी तौर पे रिहा किया जाता है। द पीरियड ऑफ पैरोल शुड बी इक्वल टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जो है इसे अवॉर्ड करती है सब कुछ। कंसल्टेशन विद जेल सुपरडेंट, और उसका जो है जेल सुपरडेंट के साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस्ड अंडर एन एम्प्लॉयर एंड सुपरवाइज्ड बाय अ पैरोल ऑफिसर। ठीक है, जैसे प्रोबेशन ऑफिसर होता है इसी तरह पैरोल ऑफिसर भी होता है। पैरोल ऑफिसर का क्या काम है, सपोज़ अगर तो आपके गांव में कोई कैदी है, उसके घर में कोई डेथ होती है, ठीक है, तो जब उसे रिहा किया जाता है तो उसके पीछे एक पैरोल ऑफिसर होता है, और जब उसे रिहा किया जाता है उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है पैरोली। पैरोली जो है सिर्फ आखिर में आपने डबल ई लगाना है, PAROLEE, पैरोली। ठीक है, मतलब जो जेल से रिहा होता है कुछ टाइम के लिए उसको हम पैरोली कहेंगे, और उसके पीछे एक कौन होता है, प्रोबल क्या है, पैरोल ऑफिसर होता है। अंडरटेकिंग टू मीट कंडीशन ऑफ लाइसेंस। ड्यूटीज़ ऑफ पैरोल ऑफिसर ये देखो बता दी गई है कि ड्यूटीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और यूटिलिटी क्या है, ये भी है। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो आपको समझ अब आ गया होगा कि प्रोबेशन और पैरोल में क्या फ़र्क है। यहाँ पे मैंने मज़ीद और एक्सप्लेन किया है ताकि आपको और समझ आ सके कि कौन कौन जो है प्रोबेशन दे सकता है, प्रोबेशन का क्या कंसेप्ट है, पैरोल का क्या कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पे मैं आपको पहला वर्ड बताता हूँ, गवर्नमेंट अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 19, बल्कि ये एक ऑर्डिनेंस है 1960 में बना है। ठीक है, गुड कंडक्ट, प्रिजनर्स प्रोहिबिटेड रिलीज एक्ट 1926, प्रोबेशनल एक्ट रिलीज एक्ट 1926। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर मेल ऑफेंडर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिन्होंने कत्ल किया हो उसके लिए प्रोबेशन नहीं होती। एप्लीकेबल इन ऑल केसेस एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी, मतलब किसी को सज़ाए मौत दी गई है तब नहीं दी जा सकती, बाकी अगर उसने कोई कत्ल भी किया है तो फिर भी उसे पैरोली जो है यानी उसे पैरोल दी जा सकती। पैरोल से मुराद ये उसे अर्जी तौर पे रिहा किया जा सकता है। ठीक है, ये जज जो है अवॉर्ड करता है। बाकी ये सारे देखो कंसेप्ट हैं, वर्ड बाय वर्ड लिखे हैं, इजी है, इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक है। प्रोसिक्यूशन तो मैं पढ़ा के तक गया हूँ, क्योंकि बहुत से पिछली वीडियोस में भी हमने इसको डिस्कस किया है। प्रोबेशन का कंसेप्ट सिंपल, प्रोसिक्यूशन का कंसेप्ट सिंपल वकील को कहना है, वकील को कहते हैं। वकील से मुराद यहाँ पे क्या है, जो सरकारी वकील होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसिक्यूशन। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन देखते हैं। अ लॉयर हु कंडक्ट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। देखो स्टेट वर्ड यानी सरकार की तरफ से क्रिमिनल को उसके बिहाफ पे केस लड़ना, ये क्या है, प्रोसिक्यूशन है। फिर कैम्ब्रिज की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ लॉयर हु एक्ट्स फॉर द गवर्नमेंट अगेंस्ट समवन अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इन कोर्ट, यानी गवर्नमेंट के लिए काम करना। गवर्नमेंट जो है उसे हायर करता है कि भाई तुमने इस बंदे का केस लड़ना है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूटर्स की ड्यूटीज़ होती हैं, वो क्या क्या ड्यूटीज़ है, बहुत ही इजी लिखा है यहाँ पे, मैंने एक एक वर्ड एक्सप्लेन हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जैसे यहाँ पे है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और बिहाफ ऑफ द स्टेट इन कोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। अब ये तो बहुत ही ईजी है यार, सपोज़ कोई वकील है, आपके गांव में कोई कत्ल होता है, कुछ होता है, ठीक है, तो जब कत्ल होता है तो पुलिस पहुंचती है, आप सपोज़ केस वगैरह होता है तो जो वकील होता है वो क्या करता है, वो पुलिस से चालान भी इकट्ठा करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाता है, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अपील वगैरह है, ठीक है, इसी तरह पुलिस रिपोर्ट है, फिर उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन है, FIR है, असिस्ट द कोर्ट, इसी तरह और भी कुछ पॉइंट्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं प्रोसिक्यूशन के, ठीक है, लोवेस्ट कन्विक्शन रेट इन द वर्ल्ड 8.6, इंडिया की 37 है, और US की जो है 85% है, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर।
इसी तरह लो बजट है सॉरी, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन की लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से वो इतने अच्छे काम नहीं कर पाते। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि वो उनको पता होता है कि भाई हमारी तो सैलरी फ़िक्स है, कोई हम केस हारे या जीते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये इनका अपना केस होता है तो फिर ये जान लगा लेते हैं। मतलब सपोज़ अगर ये कोई प्राइवेट वकील होगा तो वो अपनी जान लगा लेता है उस केस को निपटाने के लिए। फिर उसके बाद है, ये तो हो गए प्रोसिक्यूशन। प्रिज़न का क्या कंसेप्ट है? जेल को कहते हैं, ठीक है। प्रिज़न तो ऑब्वियसली इसमें उस लोगों को रखा जाता है जो कोई क्राइम करता है, ये उसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन है। फंक्शंस ऑफ प्रिज़न क्या है? एग्जीक्यूशंस ऑफ सेंटेंस, ठीक है, मेंटेनेंस एंड केयर, डिसिप्लिन, ठीक है, रिहेबिलिटेशन, मतलब किसी को अच्छे से ट्रीट करना, उसको तब्दील करना ताकि वो दोबारा वो क्राइम ना कर सके, ये सारे फंक्शंस हैं जेल के। जैसे वेलफेयर ऑफ प्रोमिसेस प्रिजनर सॉरी, इन्फोर्समेंट ऑफ जेल लॉज। फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है 6C मॉडल ऑफ प्रिजन मैनेजमेंट। अब वो 6C क्या है? कस्टडी है, केयर है, कंट्रोल है, करेक्शन है। इसमें ये बताया गया है इन सब का कंसेप्ट क्या है कि जब एक कैदी है उसको किस तरह रखना है, उसके हेल्थ का ख्याल रखना है, उसके खाने पीने का ख्याल रखना है, उसके मेंटल हेल्थनेस का ख्याल रखना है, ठीक है। ये देखो सारे वर्ड मेंशन है, कस्टडी है, केयर है, कंट्रोल है, करेक्शन है, और दो ये हैं कम्युनिटी और क्योर, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ जेल्स क्या है? क्राउड बहुत ज़्यादा है। एक जेल है जिसपे 1000 लोगों की गुंजाइश होती है, वहाँ पे आपने कितने गुस्साए होते हैं? 3000। तो ये क्या है? क्राउडनेस की वजह से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद है पुअर लिविंग कंडीशंस, खाना अच्छा नहीं बनता, अच्छे जेल नहीं होते, कमरा अच्छा नहीं होता, ठीक है, ये पुअर कंडीशन में आ जाता है। इनएडिक्यूट हेल्थ केयर, यानी सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता जेलों का। अगर उसका कुछ भी हो जाता है तो उसकी इतनी फ़िक्र, जो दूसरे वहाँ पे अमला होता है उसको इतनी फ़िक्र नहीं होती। वो कहते हैं मरे जिए बाढ़ में जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, मिसमैनेजमेंट होती है, ठीक है। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग है। वायलेंस एंड अब्यूज़ हैं, लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स है, जुडिशल डिलेज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। अब ये तो हो गया हमारा जो क्या कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो कंसेप्ट था, उसके जो नीचे कंसेप्ट थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब जो लास्ट पार्ट था मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब ये पॉइंट हम पढ़ेंगे अभी, पुनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। तो इसका क्या है? इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो प्रॉब्लम, ये पुनिटिव एंड, देखो पुनिटिव का क्या मतलब है? पुनिटिव मीन्स सज़ा, पनिशमेंट। नॉन पुनिटिव मतलब सज़ा नहीं देना, पुनिटिव जिसको सज़ा दी जाती है। सबसे पहला है कॉर्पोरल पनिशमेंट। इट इज़ इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल पेन ऑन अ पर्सन ऑन पनिशमेंट दैट इन्वॉल्व्स हिटिंग समवन। किसी को फिजिकली पेन देना, उसको मारना, ये क्या है? कॉर्पोरल पनिशमेंट है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली बड़ों के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता। फिर इसकी हिस्ट्री बताई गई है, एंशियंट सिविलाइजेशन में क्या होता था, मिडिवल पीरियड किस तरह था, उसमें क्या था, अर्ली मॉडर्न पीरियड में। मैं आपको सिंपल इसका बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ था। जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है तो लोग भी ऑब्वियसली उनके अंदर भी शऊर मतलब आ रहा है, ठीक है। अब पिछले ज़माने में क्या होता था, मतलब पुराने टाइम में क्या होता था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, उसको ऐसे मारते थे गद्दों की तरह मारना, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों को समझ आई कि भाई चाहे उसने कोई जुर्म किया भी है या जो भी हो, उसको आप नहीं मार सकते, ठीक है। जैसे ये अगर हम इसको देखें, ये जो वर्ड है कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये ओबियसली स्कूलों में भी है, ठीक है। स्कूलों में भी बच्चों को मारा जाता है, किसी को स्ट्रिक मारे जाते हैं, किसी को अब्यूज़ किया जाता है, ये सारे कॉर्पोरल पनिशमेंट में आते हैं। तो इसकी जब हिस्ट्री हम देखते हैं तो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी तक, 21st सेंचुरी में फिर थोड़ी बहुत चेंजेस आई है, ठीक है। लोगों ने जो है, बहुत से ममालिक में लोगों ने जो कैदी वगैरह उनको मारना बंद कर दिया था। पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम। इस्लाम क्या पनिशमेंट देती है क्राइम वगैरह को?
जैसे एम्पुटेशन है ऑफ हैंड्स, मतलब हाथ काटना, विपिंग है, स्टोनिंग पथराव करना, संसार करना जिसे हम उर्दू में कहते हैं, बीहेडिंग मीन्स सर कलम करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद कुछ लॉज भी बताए गए हैं, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जनरल ज़ियाउल हक के हैं, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ वाइपिंग 1996 एक्ट। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है, मतलब इस पे ऑब्वियसली लोगों के बहस भी होते हैं कि भाई किसी को क्यों मार रहे हो, बहुत से लोग इसको जो है गलत समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अगेंस्ट वुमेन डिग्निटी है, इंसान की शान शौकत के ख़िलाफ़ है कि आप उसे क्यों मार रहे हो। चाहे उसने कोई कत्ल भी किया है लेकिन आप उसे नहीं मार सकते, बल्कि उसे जेल में रखो या मुकम्मल तौर पे सज़ाए मौत देनी चाहिए, या इस तरह जो है जो तकलीफ़ वगैरह ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह फ्लॉट्स द प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं, इसको वो पढ़ लीजिएगा। और ये भी आप लोगों ने पढ़ना है अगेंस्ट यूएन कन्वेंशन। यूएन कन्वेंशन का क्या कंसेप्ट है, किसी को मारा जा सकता है या नहीं मारा जा सकता। अच्छा, एक्चुअली में ये ज़्यादातर बच्चों से रिलेटेड है। एक्सप्लेनेशन, द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूशल इन ह्यूमन। अच्छा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बल्कि आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्लेनेशन भी दी है, यहाँ तक है। फिर इनफॉर्मल एजेंसीज फॉर डिस्पोजल ऑफ क्राइमिनल कंप्लेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। अब 2 टाइप के ऑफेंस होते हैं, कंफाउंडेबल एंड नॉन कंफाउंडेबल। सबसे पहले नॉन कंफाउंडेबल को समझते हैं। These are offenses in criminal law that can be settled or resolved between the parties involved, typically through an agreement or compromise. The victim may forgive the offender, leading to the withdrawal of charges. Example often include minor assaults or property damage. यानी इसका कंसेप्ट ये है कि लोग आपस में ही मामले को जो है निपटा देते हैं, पुलिस वगैरह तक जाते ही नहीं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, कंफाउंडेबल ऑफेंसेस, मतलब 2 पार्टीज आपस में बैठ जाती है, मामला जो होता है, जो मसाइल होते हैं उसको सुलझा देते हैं। नॉन कंफाउंडेबल ऑफेंसेस क्या हैं, दीज आर ऑफेंसेस दैट कैन नॉट बी सेटल बिटवीन 2 पार्टी, टिपिकली इन्वॉल्व्स serious crimes or public interest offenses where the state has an interest in prosecution regardless of the victim's wishes. Examples include murder. अब ये रेप, इसमें जो है किसी का कंसेप्ट नहीं चलता, मतलब आवाम ये नहीं कहती कि भाई किसी ने किसी का रेप कर लिया है तो एक दूसरी फैमिली आती है कि भाई हमने तो इसे माफ़ करना है। नो, इसमें स्टेट इन्वॉल्व होती है। स्टेट कहती है कि भाई ये फैसला अब मैं करूँगा कि इसको क्या सज़ा देनी, ठीक है। तो ये नॉन कंफाउंडेबल ऑफेंस हैं। फिर लीगल प्रोविजंस इन पाकिस्तान, जैसे फर्स्ट नेशन वाइड लॉ पास्ड इन पाकिस्तान इन ईयर 2007 फॉर इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल केस, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2017, ठीक है। KPK पुलिस एक्ट है, और इसी तरह डाइवर्जन एंड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है। और बेनिफिट्स क्या है, लेस बर्डन अपॉन द CGS, प्रिवेंट फर्दर इनिमिटीज़, पीस इन द लोकेलिटी। सो दोस्तों, यहाँ पे वैसे वीडियो की हेडिंग हो जाती है। यहाँ पे आगे मैंने एक और चीज़ लिखा है, हिस्ट्री ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आपको पता है, जब एक बच्चा 18 साल से कम हो, जब वो कोई क्राइम करता है तो उसे हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहते हैं। उसकी हिस्ट्री मैंने आपको नहीं बताई थी, सो ये उसकी पूरी हिस्ट्री है, यहाँ से लेके ये और ये यहाँ तक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुवेनाइल कोर्ट्स यहाँ तक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। बाकी वैसे हमारी वीडियो की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।